विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। हिंदू विवाह है एक संस्कार, शादी उचित रूप में समारोहों के साथ होगी मान्य। वैज्ञानिकों ने की तामझा ब्लू होल की खोज। समुद्र तल से 420 मीटर गहरा है ब्लू होल, चेतुमल खाड़ी में है स्थिति। अबुजा में आयोजित हुई भारत नाइजीरिया द्विपक्षीय संयुक्त व्यापार समिति बैठक। आर्थिक संबंधों को लेकर हुई चर्चा। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट पर जताई सहमति। पहली बार इलाज करते देखा गया ओरंगुटान। इलाज में आकार कुनिंग औषधीय पौधे का किया उपयोग। अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है ओरंगुटान। नाइट्रोप्लास्ट की हुई खोज। यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर है पहला ज्ञात ऑर्गेनेल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करेगा मदद। बीते दिनों हिंदू विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। HMA यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए शादी उचित रूप में समारोहों के साथ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन अनुष्ठानों के बिना विवाह प्रमाण पत्र जारी होने के बावजूद हिंदू कानून के तहत विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पायलट दंपत्ति की अर्जी पर आई है। दरअसल अर्जी में कहा गया कि उनकी शादी वैध नहीं थी क्योंकि कोई रीति रिवाज या संस्कार नहीं किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक स्थानीय धार्मिक संगठन से प्राप्त विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी शादी संपन्न की है। आपसी मतभेद होने के बाद जोड़े ने विवाह को शून्य घोषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने की याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अनुच्छेद 142 शीर्ष न्यायालय को ऐसे समय में पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है जहां कानून कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकता है। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए सप्तपदी सहित हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के तहत आवश्यक संस्कारों के प्रदर्शन का प्रमाण होना चाहिए। बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 7 के तहत एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है, जहां ऐसे संस्कारों और समारोहों में सप्तपदी यानी दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से 7 फेरे शामिल हैं और 7वें फेरे के बाद ही विवाह पूर्ण माना जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में स्थित विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। इसे तामझा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। ऐसे में अध्ययन की माने तो यह समुद्र तल से 420 मीटर नीचे है, जो अन्य ज्ञात ब्लू होल्स से भी अधिक गहरा है। नया माप मेसोपेलेजिक क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां सूर्य का प्रकाश काफी कम है और वहां समुद्री जीवों की सघनता है। गौरतलब है कि तामझा ब्लू होल की गहराई ब्लू होल जैसे दक्षिण चीन सागर में संशा-योंगले ब्लू होल और बहामास में डीन के ब्लू होल से भी अधिक है। बता दें कि ब्लू होल पानी से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां इसकी आधारशिला घुलनशील सामग्री चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम से बनी होती हैं। इनका आकार आमतौर पर गोलाकार खड़ी दीवारों वाले गड्ढे के रूप में होता है। इनका नाम गहरे नील उनकी गहराई के गहरे पानी और उनके चारों ओर उथले पानी के हल्के नीले रंग के बीच नाटकीय अंतर पर रखा गया है। वहीं इसमें आमतौर पर ताजा समुद्री या मिश्रित रसायन का ज्वारीय प्रभाव वाला पानी होता है। यह अपनी अधिकांश गहराई तक समुद्र तल से नीचे तक फैले हुए होते हैं, जो कोरल्स, स्पंज, मोलस्क, समुद्री कछुए और शार्क सहित विविध समुद्री जीव की मेजबानी करने वाले जैविक हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि चेतुमल खाड़ी युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर पश्चिमी कैरिबियन सागर की एक बड़ी खाड़ी है। यह उत्तरी बेलीज और दक्षिण पूर्वी मैक्सिको में स्थित है। हाल ही में अबुजा में भारत नाइजीरिया द्विपक्षीय संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र आयोजित हुआ। इस सत्र में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट को अपनाने पर बल दिया गया है। वहीं साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा की पहचान की गई है, जबकि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, फार्मास्यूटिकल्स आदि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की भी पहचान की गई है। इस दौरान दोनों पक्षों का मुख्य फोकस द्विपक्षीय व्यापार के साथ साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने वाले विभिन्न क्षेत्रों पर रहा।
इनमें दोनों पक्षों के बाजार में पहुंच के मुद्दों को हल करने और एकीकृत भुगतान इंटरफेस, बिजली क्षेत्र एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करना है, जबकि साथ ही कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, रेलवे, विमानन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विकास तथा शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। गौरतलब है कि इसी सत्र के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में रुकावट आने वाली समस्याओं को शीघ्र हल करने और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। बता दें, नाइजीरिया अफ्रीका क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एवं प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 11.8 अरब बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जबकि साल 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट के चलते 7.89 अरब बिलियन रहा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के बैक्टीरिया की खोज की है। इसका नाम फुसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटियम रखा गया है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि बैक्टीरिया कोलोरेक्टल कैंसर के मामलों में वृद्धि का कारण हो सकता है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर मानव मुंह में पाया जाता है। अध्ययन के मुताबिक यह आंत तक जा सकता है और पेट के कैंसर के ट्यूमर में विकसित हो सकता है। बता दें कि कोलोरेक्टल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो कोलन यानी बड़ी आंत या मलाशय को प्रभावित करता है। यह दुनिया भर में सबसे आम प्रकार के कैंसर में से एक है। इसमें गंभीर क्षति और मृत्यु हो सकती है। इसका खतरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है। इसके अधिकांश मामले 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखे जाते हैं। वहीं इसके लक्षणों में दस्त, कब्ज, मल में खून, पेट में दर्द, बिना कारण वजन कम होना शामिल है। साथ ही थकान और आयरन का कम स्तर भी शामिल है। जबकि जीवन शैली में बदलाव और नियमित जांच से कोलोरेक्टल कैंसर को रोकने में मदद मिल सकती है। कोलोरेक्टल कैंसर का शीघ्र पता लगने से बेहतर उपचार और परिणाम मिल सकते हैं। इसके उपचार में शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, लक्षित चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती हैं और फैलती हैं। इसकी शुरुआत एक कोशिका में विकार होने से होती है जो असामान्य रूप से बढ़ती है और नियमित कोशिकाओं की तरह नष्ट नहीं होती है। इस कोशिका के अनियमित विकास के परिणाम स्वरूप एक गुच्छा बनता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है। हाल ही में बोइंग स्टारलाइनर की लॉन्चिंग एक बार फिर टल गई। कंपनी ने रॉकेट में वॉल्व संबंधी समस्या के कारण अपने पहले अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया। गौरतलब है कि यह स्टारलाइनर की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान होती। यदि मिशन सफल होता तो बोइंग एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ स्पेस स्टेशन से नासा क्रू को परिवहन प्रदान करने में सक्षम होने वाली दूसरी निजी फर्म बन जाएगी। वहीं इस मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य यह देखना है कि स्टारलाइनर जहाज पर चालक दल के साथ अंतरिक्ष में कैसा प्रदर्शन करता है। ऐसा माना जाता है कि इसे प्रक्षेपण के बाद लगभग 10 दिनों तक ISS के साथ डॉक करना होगा। वहीं स्टारलाइनर की बात करें तो यह आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य क्रू कैप्सूल है, जिसे आधिकारिक तौर पर CST-100 यानी क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जाना जाता है। यह कैप्सूल 5 मीटर लंबा और 4.6 मीटर चौड़ा है, जिसमें 2 मॉड्यूल शामिल है। एक क्रू मॉड्यूल है जो 7 अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित कर सकता है। हालांकि स्पेस स्टेशन की यात्राओं के लिए इसे 4 अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो के लिए संशोधित किया जाएगा। क्रू मॉड्यूल को 6 महीने के टर्न अराउंड के साथ 10 बार तक पुनः उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर यूक्रेनी बलों के खिलाफ रासायनिक हथियार के रूप में क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही रूस पर यूक्रेन में युद्ध के मैदान में आंसू गैस का उपयोग करने पर भी आरोप लगाया गया है, जिसके चलते रासायनिक हथियारों पर वैश्विक प्रतिबंध का उल्लंघन माना जा रहा है। दरअसल आंसू गैस, जिसे लैक्रीमेटर भी कहा जाता है, पदार्थों का एक समूह है जो आंखों की श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है। इससे आंखों में चुभन तथा आंसू आने लगते हैं। साथ ही यह ऊपरी श्वसन मार्ग को अवरुद्ध करता है और खांसी, दम घुटना और शारीरिक कमजोरी जैसी विकृति पैदा करती है। बता दें कि क्लोरोपिक्रिन, इसे PS और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है। इसका प्रयोग वर्तमान में जानलेवा कीटनाशक और नेमाटाइडाइट के रूप में किया जाता है। इसे आमतौर पर गैस और लिक्विड दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अत्यधिक सक्रिय होता है, जिसकी एक छोटी सी बूंद भी जानलेवा हो सकती है। हालांकि इस केमिकल वेपन का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में जहरीली गैस के रूप में किया गया था, जिसे जर्मनी ने इसे मित्र देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। क्लोरोपिक्रिन को रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा प्रतिबंधित चोकिंग एजेंट के रूप में लिस्टेड किया गया है।
हेग स्थित इस संगठन की स्थापना साल 1993 के रासायनिक हथियार संधि को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि रासायनिक हथियार कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों और उनके पूर्ववर्तियों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग को समाप्त करना है। इस संधि को साल 1992 को अपनाई गई और साल 1997 को लागू हुई। वहीं वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। यह पुराने और परित्यक्त रासायनिक हथियारों को नष्ट करना अनिवार्य बनाता है। गौरतलब है कि भारत ने 1993 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने नाइट्रोप्लास्ट की खोज की है, जिसमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक यूकैरियोटिक कोशिका से घिर जाती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण उपकोशिकीय संरचना में विकसित हो जाती है। अन्य उपकोशिकीय संरचना के समान नाइट्रोप्लास्ट अपने मेजबान कोशिकाओं के साथ सह विकसित होते हैं। नाइट्रोप्लास्ट ऑर्गेनेल के लिए प्रमुख मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें मेजबान कोशिका कार्यों के साथ एकीकरण, कोशिका वृद्धि के साथ सिंक्रोनाइजेशन और कोशिका विभाजन के दौरान विरासत शामिल है। गौरतलब है कि नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल का करीब 78% हिस्सा कवर करती है। यह सभी जीवित जीवों के प्रोटीन और डीएनए में एक प्रमुख घटक है। बता दें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन को वायुमंडल में उसके आणविक रूप से लिया जाता है और अन्य जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। बैक्टीरिया और आर्किया नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में परिवर्तित करने में मदद करते हैं, ताकि नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाया जा सके। फलियां, लेग्यूमी परिवार के पौधों की जड़ों की गांठों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया आदि शामिल होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नाइट्रोजन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र है, जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विभिन्न रूपों में नाइट्रोजन में परिवर्तन और परिसंचरण का वर्णन करता है। नाइट्रोजन चक्र को पूरा करने के लिए बैक्टीरिया की मदद से अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है और फिर वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है, जबकि समुद्री वातावरण में बैक्टीरिया और आर्किया अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और डीनाइट्रीकरण में भी शामिल होते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया। यह दिवस हरित और स्वस्थ ग्रह को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा के महत्वपूर्ण लाभों के वार्षिक उपलब्धि की याद में मनाया गया। वहीं साथ ही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस अवसर पर नई दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन भी किया। इस मैराथन को जलवायु परिवर्तन में कमी लाने और स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं मैराथन के द्वारा भारत ने सौर ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। बता दें कि इस अवसर पर मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के उपलक्ष्य में एक अखिल भारतीय अंतर विद्यालयी सौर कला प्रतियोगिता सोलाट की भी घोषणा की है, जो कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से सौर ऊर्जा का उत्सव मनाने का एक आकर्षक और शैक्षिक तरीका होगा। इसका उद्देश्य भारत में स्कूली छात्रों के बीच रचनात्मकता और सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। जानकारी के लिए बता दें कि देश में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करना है। वहीं सूरज की रोशनी से बनी इस बिजली के उपयोग से दैनिक जीवन में बिजली की खपत को कम करना है। इसके अलावा सरकार ने पीएम कुसुम नामक पहल भी शुरू की है। इस पहल के जरिए किसानों को बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा पैदा कर आत्मनिर्भर बनाना है। ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लक्षद्वीप में मौजूद प्रवाल भित्तियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शोध के मुताबिक कोरल ब्लीचिंग से लक्षद्वीप के विविध समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है। गौरतलब है कि लक्षद्वीप अक्टूबर 2023 से समुद्री गर्मी की लहरों की चपेट में है। जानकारों की माने तो यदि पानी ठंडा नहीं हुआ तो ब्लीचिंग के कारण लक्षद्वीप के मूंगे मर सकते हैं। मूंगों, समुद्री घास के मैदानों के समान केल्प वन भी हीट वेव के कारण प्रकाश संश्लेषण में कमी और प्रजनन कार्यों में बाधा जैसे हानिकारक प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं। गर्मी की लहरें तटीय समुदायों, पर्यटन एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों और समुद्री घास के मैदानों सहित महत्वपूर्ण समुद्री आवासों की आजीविका को खतरे में डालती है। वहीं कोरल रीफ की बात करें तो यह गतिहीन जानवर हैं, यानी वे स्थायी रूप से समुद्र तल से जुड़े रहते हैं। उन्हें कठोर या नरम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हजारों लाखों वर्षों में ये पत्थर के मूंगे के कंकाल जटिल मूंगा चट्टानों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन के रूप में जाना जाता है, जो हजारों समुद्री प्रजातियों और जीवंत पारिस्थितिकी प्रणालियों का घर है। वहीं कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो समुद्री तापमान बढ़ने के कारण यह घटना होती है। ऐसी स्थिति में मूंगे अपने ऊतकों में रहने वाले सूक्ष्म
शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। इन शैवाल के बिना मूंगों के उत्तक पारदर्शी हो जाते हैं, जिससे उनका सफेद कंकाल उजागर हो जाता है। इसे मूंगा विरंजन कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अपने शैवाल के बिना मूंगे लगभग 2 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ओरंगुटान प्रजाति में एक अनोखा व्यवहार देखा। दरअसल वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया में राकस नामक ओरंगुटान के अपने एक घाव के इलाज में एक औषधीय पौधे अकार कुनिंग का उपयोग करते देखा गया। गौरतलब है कि ओरंगुटान अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं और अवलोकन संबंधी सीखने के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि मलय भाषा में ओरंगुटान का अर्थ जंगल का आदमी होता है। इस प्रजाति के पास विशिष्ट वानर जैसी आकृति होती है। साथ ही इनके पास झबरा लाल फर और पकड़ने वाले हाथ और पैर होते हैं। यह सबसे बड़े वृक्षीय स्तनपायी हैं जो अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं। इस प्रजाति को मनुष्यों के सबसे करीबी जीवित प्रजाति मानी जाती है। वहीं यह लगभग 96% मानव जीन साझा करते हैं और सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। इनकी 3 प्रजातियां बोर्नियन, सुमात्रान और तपानुली है, जो दिखने और व्यवहार में थोड़ी भिन्न होती हैं। यह प्रजाति सामान्यतः समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जा सकती हैं। वहीं इनमें अधिकांश निचले इलाकों में भी पाए जाते हैं। इनके मुख्य भोजन में आम, लीची और अंजीर जैसे फल शामिल होते हैं, लेकिन वे पत्तियों, फूलों, कीड़ों और छोटे स्तनधारियों को भी खाते हैं। गौरतलब है कि ओरंगुटान की सभी 3 प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूचीबद्ध हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ओरंगुटान प्रजाति को जंगल के माली के रूप में जाना जाता है। यह बीज फैलाव और वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, तामजा ब्लू होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह चेतुमल खाड़ी में स्थित है। 2, इसकी गहराई समुद्र तल से 420 मीटर नीचे है। 3, यह संशा-योंगले ब्लू होल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, क्लोरोपिक्रिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक रासायनिक यौगिक है जिसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। 2, इसका उपयोग युद्ध एजेंट और कीटनाशक दोनों के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, कोलोरेक्टल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह बड़ी आंत या मलाशय को प्रभावित करता है। 2, इसका खतरा 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अधिक होता है। 3, इसका उपचार शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से संभव है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, ओरंगुटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह अमेजन वर्षावनों में रहने वाले सबसे छोटे वृक्षीय स्तनधारी हैं। 2, IUCN की रेड लिस्ट के तहत ओरंगुटान की सभी प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत हैं। 3, यह प्रजाति लगभग 96% मानव जीन साझा करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, नाइट्रोप्लास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर पहला ज्ञात ऑर्गेनेल है। 2, यह नाइट्रोजन फिक्सिंग में भूमिका निभाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में केरल ने वेक्टर जनित वेस्ट नाइल बुखार का पता लगाने के बाद त्रिशूर, मल्लपुरम और कोझिकोड जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल इस बीमारी ने इस एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 6 अन्य मामले सामने आए हैं। वेस्ट नाइल वायरस मुख्य रूप से मच्छर के काटने से फैलता है, जो मनुष्यों में एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण बनता है, लेकिन संक्रमित लोगों में से लगभग 80% में कोई लक्षण नहीं दिखता है। मानव संक्रमण अक्सर संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। भारत में वेस्ट नाइल बुखार के मामले पहली बार साल 2011 में केरल में देखे गए थे, जब एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के 208 मामले सामने आए थे और उनमें से 40% से अधिक मामले वेस्ट नाइल बुखार के पाए गए थे। हाल ही में नई दिल्ली में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बढ़ रहे दायरे पर सहमति व्यक्त की गई और साथ ही रक्षा सहयोग और रक्षा उद्योग सहयोग पर कार्य समूहों की बैठकों में विचार विमर्श भी की गई। वहीं रक्षा उद्योग संबंधों, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग को बेहतर करने के उपायों की पहचान की। गौरतलब है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी है
और दोनों देशों का भारत प्रशांत क्षेत्र को लेकर विजन एक जैसा है। इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। हाल ही में शिवमोगा के सुपारी अनुसंधान केंद्र ने पाया कि तीर्थहल्ली क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुपारी कर्नाटक में उगाई जाने वाली किस्मों में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सुपारी है। यह एरेका पाम का बीज है और भारत की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल के बाद यह दुनिया में चौथा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साइको एक्टिव पदार्थ है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 600 मिलियन लोग इसे चबाते हैं, जिसमें दक्षिणी एशिया, विशेष रूप से भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान उच्च प्रचलन वाले क्षेत्र में हैं। सुपारी को प्रचुर मात्रा में और अच्छी तरह से वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 14 से 36 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। वहीं इसके लिए लैटेराइट, लाल, दोमट और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। सुपारी की खेती करने वाले प्रमुख राज्य कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीमा सड़क के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन के सभी रैंकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सीमा सड़क संगठन की अखिल भारतीय उपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। बता दें कि बीआरओ की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। इसकी परिकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी से विकास के समन्वय के लिए की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसने निर्माण एवं विकास कार्यों के स्तर में व्यापक विविधता ला दी है, जिसमें हवाई क्षेत्र निर्माण परियोजनाएं, रक्षा कार्य और सुरंग बनाना शामिल है तथा जनता के प्रति काफी लोकप्रिय है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लद्दाख के लेह में आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और भूटान की शाही सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और सीमा शुल्क विभाग के बीच की गई है। बैठक में नए भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोलना और नए व्यापार मार्गों को अधिसूचित करना, बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि भारत आयात के स्रोत और निर्यात दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश है। साल 2014 के बाद से भूटान के साथ भारत का व्यापार $484 मिलियन से 3 गुना बढ़कर 2022-23 में $1,615 मिलियन हो गया है, जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80% है। भूटान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हाल ही में बेंगलुरु में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV FWD-200B का अनावरण किया गया है। यह फ्लाइंग वेज डिफेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसे महंगे बम वर्षक मानव रहित विमानों के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर बनाया गया है। FWD-200B की पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है, जबकि इसकी अधिकतम गति 200 नॉट्स या 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे MALE मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन मध्यम ऊंचाई लंबी अवधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। MALE मध्यम ऊंचाई लंबी अवधि के वाहनों को कहा जाता है। मानव रहित हवाई प्रणाली में ऑप्टिकल निगरानी पेलोड होते हैं और इसे सटीक हवाई हमलों के लिए मिसाइल जैसे हथियारों के साथ एकीकृत किया जाता है। हाल ही में गुजरात के कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को GI टैग प्रदान किया गया है। बता दें कि इस टैग को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा प्रदान किया गया है। यह गुजरात का एक पारंपरिक कपड़ा शिल्प है। यह कपड़ा शिल्प सिंध, बाड़मेर और कच्छ के क्षेत्रों तक फैली हुई है। अजरक की कला में उपचारित सूती कपड़े पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है, जिससे इतिहास के जटिल डिजाइन तैयार होते हैं। गौरतलब है कि अजरक शब्द का जन्म अरबी शब्द के अजरक से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीला, जो नील रंगों के माध्यम से प्राप्त प्रमुख रंग को दर्शाता है। अजरक प्रिंट में पारंपरिक रूप से 3 रंग शामिल होते हैं। नीला जो आकाश का प्रतीक है, लाल जो भूमि और आग का प्रतीक है एवं सफेद जो सितारों का प्रतीक है। इन वस्त्रों को वनस्पति और खनिज रंगों से उपचारित किया जाता है। इस दौरान कपड़े को लगभग 8 बार धोने के चक्र से गुजरना पड़ता है। गौरतलब है कि अजरक एक ऐसा शिल्प है जो 4000 से अधिक वर्षों से कायम है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट, पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे और डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। वहीं जिन देशों में प्रेस की स्वतंत्रता अच्छी है, वे सभी देश यूरोप के हैं।
विशेष रूप से यूरोपीय संघ के भीतर, जिसे अपना पहला मीडिया स्वतंत्रता कानून अपनाया है। इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे था, जबकि सीरिया उससे थोड़ा आगे था। भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई। सूचकांक में पाकिस्तान 152वें, श्रीलंका 150वें, नेपाल 74वें और मालदीव 106वें स्थान पर है। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और बिस्वा काबी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। यह बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार भी थे। इन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से पेश किया। साथ ही इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र संभव तरीका है। इन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की है और इनके गीतों एवं संगीत को रविंद्र संगीत कहा जाता है। इन्हें बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में गीतांजलि, घारे बैर, गोरा, मानसी बालका, सोनार तोरी आदि शामिल है। इनके गीत एकला चालो रे के लिए इन्हें याद किया जाता है। इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए इन्हें साल 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साल 1921 में इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसने पारंपरिक शिक्षा को चुनौती दी। हाल ही में तमिलनाडु के मंडपम में अंतर्ज्वारीय समुद्री तलछट में समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति की खोज की गई है। इसकी खोज कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा की गई। शोधकर्ताओं द्वारा इसका नाम चंद्रयान 3 के मिशन के नाम पर बैटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। यह 0.15 मिलीमीटर की लंबाई और 0.04 मिलीमीटर चौड़ाई तक बढ़ता है। इसमें एक समलंबाकार आकार का सिर होता है और तेज नोक वाली संवेदी रीढ़ वाली 4 जोड़ी पैर होते हैं। यह जीनस बैटिलिपस में 39वीं प्रजाति है। बता दें कि टार्डिग्रेड्स को आमतौर पर जल भालू के रूप में जाना जाता है। हालांकि इनका वास्तविक भालू से कोई संबंध नहीं है। सभी 11 टार्डिग्रेड प्रजातियों में से 17% समुद्री टार्डिग्रेड हैं और ये सभी महासागरों में भी पाए जाते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।